हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 1 मई से 15 मई तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक दोस्तों बने रहिए। पहला क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन है दोस्तों वह कहाँ पर किया जाएगा। इसका आयोजन किया जाने वाला है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून को जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। और इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वह कजाकिस्तान के तिमूर सुलेमानोव करेंगे। और साथ ही दोस्तों भारत भी इस वैश्विक संस्था का सदस्य है, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि विश्व व्यापार संगठन के सभी 164 सदस्यों को एक साथ लाने के लिए हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। पिछली बार दोस्तों इसकी जो बैठक है वह 2017 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुई थी। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और सदस्य देश कितने हैं दोस्तों, तो 164 मतलब 164 है। महानिदेशक की बात करें तो यह नागोजी ओंकोजो एवेला है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं BS राजू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है BS राजू जिन्होंने मनोज पांडे का स्थान लिया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करें भारतीय थल सेना की, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। थल सेना के अध्यक्ष है दोस्तों मनोज पांडे और उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो यह BS राजू बन गए हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना दिवस की बात करें तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वह किस देश में शुरू हुआ है। इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों मनीला फिलीपींस में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वह फिलीपींस की राजधानी मनीला में शुरू हुआ है। दोस्तों एशिया चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स्ड डबल्स कैटेगरी में प्रत्येक देश से अधिकतम 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और हर कैटेगरी के विजेताओं को दोस्तों 12,000 BWF वर्ल्ड रैंकिंग अंक मिलेंगे। तो याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 मनीला फिलीपींस। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है। दोस्तों इस पुरस्कार को जीता है चारुदत्त मिश्रा ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है चारुदत्त मिश्रा जिन्होंने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड को जीत लिया है। दोस्तों प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने इस प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 को जीता है। यह पुरस्कार इन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियां मतलब तेंदुओं के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदाय को शामिल करने के लिए दिया गया है। दोस्तों व्हिटली गोल्ड पुरस्कार यह पुरस्कार हर महाद्वीप में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर सामुदायिक आधार तैयार करने के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीत लिया है, चारुदत्त मिश्रा ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आज इंपोर्टेंट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक की। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके लेखक है महाकवि कालिदास। याद रखना अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक है वो कौन है, तो महाकवि कालिदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एज यू लाइक इट, यह पुस्तक के जो लेखक है वो है विलियम शेक्सपियर। याद रखना विलियम शेक्सपियर किसके लेखक है, तो एज यू लाइक इट इसके लेखक है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि गीतांजलि के लेखक कौन है,
तो गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन हैं? तो इसके राइटर का नाम याद रखना है कार्ल मार्क्स। याद रखना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक है दोस्तों वो कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट है दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है एडम स्मिथ। याद रखना एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी एंड स्टालिन के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके जो लेखक है वो है लुईस फिशनर। याद रखना लुईस फिशर किसके लेखक है? तो गांधी एंड स्टालिन के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। याद रखना जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यह किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है दोस्तों महात्मा गांधी की। याद रखना क्या है? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यह किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की। और लास्ट पॉइंट है आज का कामायनी, जिसके लेखक कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद है। याद रखना कामायनी के लेखक कौन है? तो यह जयशंकर प्रसाद है। तो दोस्तों आज इंपोर्टेंट टॉपिक में हमने बात करी है प्रसिद्ध पुस्तक के और उनके लेखक की। नेक्स्ट क्लास में और कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा? इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों टोक्यो जापान में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद मतलब दोस्तों क्वाड देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में होगा। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें दोस्तों शामिल देशों के नाम की बात करें तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान चारों देशों के नेताओं के बीच वैश्विक से लेकर क्षेत्रीय मुद्दों और उनके प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का जो पिछला संस्करण है दोस्तों वह 2021 में व्हाइट हाउस अमेरिका में हुआ था। तो आपको याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 टोक्यो जापान में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन होने वाला है। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? यह बना है दोस्तों सांबा, जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। दोस्तों सांबा जिले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिए पात्र है। इस कार्ड पर दोस्तों सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार निःशुल्क कराया जा सकता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सांबा, जम्मू कश्मीर, जो कि दोस्तों 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल लेबर डे है यह प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दोस्तों दुनिया भर में मजदूरों की स्थितियां और उनकी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम की बात करें तो यह दोस्तों सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें, यह इस वर्ष की थीम है। तो याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 मनाया गया है। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की जो मेजबानी है वह कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों हमारा देश भारत। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो भारतीय चार्टेड अकाउंट्स संस्था के अध्यक्ष देबाशीष मित्रा के अनुसार दोस्तों भारत पहली बार 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए तैयार है। कार्यक्रम में दोस्तों 130 देशों के लगभग 6000 शीर्ष अकाउंट्स
इस कांग्रेस में भाग लेंगे और यह आयोजन 18 से 21 नवंबर तक चलेगा। यह कार्यक्रम दोस्तों मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 भारत। क्वेश्चन की भारतीय नौसेना द्वारा किस मिसाइल के एंटी टैंक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों भारतीय नौसेना एवं अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी टैंक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी हिंद महासागर में स्टील्थ डिस्ट्रॉयर से ब्रह्मोस मिसाइल के एक उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय नौसेना द्वारा किस मिसाइल के एंटी टैंक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल के। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं ब्रह्मोस के बारे में। तो ब्रह्मोस डीआरडीओ तथा रूस के एनपीओएम का एक संयुक्त उद्यम है। इसका नाम दोस्तों भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मैसूकावा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे दोस्तों जमीन, हवा और समुद्र में लॉन्च किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है ये कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह सबसे तेज क्रूज मिसाइल में से एक है जो वर्तमान में 2.8 मैक की गति मतलब ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना साथ सक्रिय रूप से तैनात है। तो याद रखना यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है ब्रह्मोस मिसाइल से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एल्वेरा ब्रिंटो का हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका जो संबंध है वह किस खेल से है? तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो हॉकी से था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्वे ब्रिटो का हाल ही में निधन हो गया है। एल्वेरा ने दोस्तों कर्नाटक की घरेलू टीम को 7 राष्ट्रीय खिताब दिलाए हैं। उन्होंने 1960 से 1967 तक घरेलू सर्किट पर राज भी किया है। इन्होंने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान के मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1965 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार पाने वाली यह दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहां पर किया है? इसका आयोजन किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन किया है। सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में दोस्तों वायुसेना ने उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया है जो परिचालन की सहायता के लिए लॉजिस्टिक क्षमता को बनाए रखने में सहायता करेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर याद रखना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों याद रखना है कि वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और साथ ही इंपोर्टेंट पॉइंट है कि वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो यह विवेक राम चौधरी है। और वायुसेना के उप प्रमुख की बात करें तो यह संदीप सिंह। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? यह बना है दोस्तों आगरा, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया है। दोस्तों इन वैक्यूम का जो उपयोग है वह सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। सीवर कनेक्शन के कार्य की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए है। साथ ही मैं बता दूं कि वर्तमान इस तकनीकी का जो प्रयोग है वह निचले इलाकों में किया जा रहा है जहां दोस्तों 5 साल तक नीदरलैंड की कंपनियां द्वारा रखरखाव और पूरी देखभाल की जाएगी। तो याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। आगरा में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला यह पहला शहर बन गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। यदि दोस्तों आप जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की PDF परचेस करना चाहते हो तो आपको हमारे मोबाइल नंबर 7566836900 पर ओनली 69 रुपीज़
पे करना होगा। आप दोस्तों पेमेंट कर दोगे, उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी टीम जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक की PDF प्रोवाइड करवा देगी। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों ये जो इंटरनेशनल डांस डे है यह प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो हर वर्ष दुनिया भर में 29 अप्रैल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे दोस्तों महान डांसर जीन जॉर्ज नोवेरे के जन्मदिन के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दुनिया भर में डांस की विधाओं को प्रसिद्ध करना है और दुनिया भर के डांसरों को प्रोत्साहित करना है। और वर्ष 2022 की थीम की बात करें तो यह दोस्तों नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई भाषा है। क्या है? नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई भाषा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 मनाया गया है। और अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किया है दोस्तों असम राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में दोस्तों असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का निर्माण राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम असम कैंसर केयर फाउंडेशन ने किया है। साथ ही दोस्तों डिब्रूगढ़ का यह केंद्र ACCF द्वारा विकसित किए जा रहे 17 चिकित्सा केंद्रों में शामिल है। तो याद रखना आपको करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों हाल ही में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों कि कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है। दोस्तों इस पुरस्कार को जीत लिया है किशोर कुमार दास ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो बांग्लादेश एजुकेशनल चैरिटी के संस्थापक किशोर दास ने दोस्तों कॉमनवेल्थ लाइट पुरस्कार 2020 को जीत लिया है। किशोर कुमार दास को यह पुरस्कार गरीब बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने में उनके असाधारण काम के लिए प्रदान किया गया है। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दोस्तों उन उत्कृष्ट व्यक्ति स्वयंसेवकों को सम्मानित करते हैं जो अपने समुदाय में बदलाव कर रहे हैं। तो याद रखना कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है तो किशोर कुमार दास को। राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। क्वेश्चन की CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बन गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान अब बन गए हैं MS धोनी। इससे पहले दोस्तों रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान चुना गया था। तो मैं आपको बता दूं कि चेन्नई टीम के कप्तान रविंद्र जडेजा ने दोस्तों 30 अप्रैल को अपना पद छोड़ दिया है। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले दोस्तों कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से टीम की कमान संभाल ली है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, 2018 और 2021 का IPL का खिताब अपने नाम किया था। इसके अलावा दोस्तों 2010 और 2014 में चैंपियंस लीग का खिताब भी जीता है। 2022 में IPL का 15वां सीजन हो रहा है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो नए कप्तान है दोस्तों वह किसे बना दिया है तो MS धोनी को। इससे पहले कौन थे तो रविंद्र जडेजा। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि देश के 29वें सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों यह पदभार ग्रहण किया है मनोज पांडे ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ का जो इंचार्ज है वह 30 अप्रैल को ख़त्म हो गया है। मतलब 28वें सेनाध्यक्ष कौन थे तो यह मनोज मुकुंद नरवणे थे जिनका 30 अप्रैल को पदभार समाप्त हो गया है। इसके बाद दोस्तों मनोज पांडे ने इस पद को हासिल किया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मनोज पांडे पद पर पहुंचने वाले पहले इंजीनियर भी हैं। मनोज पांडे दोस्तों 1982 में भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सेपर्स में कमीशन हुए थे और सिक्किम और लद्दाख बॉर्डर पर कई ऑपरेशन का इन्होंने नेतृत्व भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि देश के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है तो मनोज पांडे ने। याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क की मतलब उपयुक्त सभी 4। तो सबसे पहले PM मोदी ने दोस्तों जर्मनी गए और वहां के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की और दोनों डेलीगेशन लेवल की
1-to-1 मीटिंग में शामिल भी हुए। इस दौरान दोस्तों भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रालय के बीच डायरेक्ट एनक्रिप्टेड कनेक्शन मतलब सीधा गोपनीय संपर्क स्थापित करने को लेकर एग्रीमेंट भी किया गया है। पीएम मोदी दोस्तों 2 से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क की जो विदेश यात्रा है उस पर कौन गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1 मई को किन किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों याद रखना आपको कि वर्ष 1960 में 1 मई के दिन ही महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए थे। इससे पहले दोस्तों दोनों राज्य बम्बई प्रांत का हिस्सा थे। वर्ष 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया था। तो याद रखना करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं गुजरात राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है। यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों वह आचार्य देवव्रत है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। लोकसभा सीट की बात करें तो यह 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 182 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है गुजरात राज्य से। यहीं पे हम दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और यहाँ के जो गवर्नर है वह भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र की अगर यहाँ पे राजधानी की बात करें तो यह मुंबई, लोकसभा सीट 248 है, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है महाराष्ट्र राज्य से जो आपको याद रखना है। और अब चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों यह नियुक्त किया है नंद मूलचंदानी को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नंद मूलचंदानी, जिन्हें हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस खुफिया एजेंसी में पहली बार चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी CTO की पोस्ट क्रिएट की गई है। और यहाँ पे हम बात करें CIA के जो चीफ है उनका नाम क्या है, तो यह विलियम बर्न्स है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एशिया चैंपियनशिप भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एशियाई चैंपियनशिप 2022 है इसमें भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी दोस्तों PV सिंधु ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। वहीं दोस्तों इस टूर्नामेंट में जापान की अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता है। और याद रखना है कि ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो मनीला फिलीपींस में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 3 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हास्य दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है यह प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो विश्व हास्य दिवस हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। दोस्तों यह 2022 में 1 मई को मनाया गया है। विश्व हास्य दिवस पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई में मनाया गया था। दोस्तों विश्व हास्य दिवस की जो शुरुआत है वह 1998 में दुनिया भर में लाफ्टर योगा मूवमेंट के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया ने की थी। वर्ल्ड लाफिंग डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 1 मई को। याद रखना वर्ल्ड लाफिंग डे 1 मई को मनाया गया है। और दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय की। यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे सेलेक्टेड जो संगठन है उनकी बात करेंगे, साथ ही उनके हेडक्वार्टर की भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं ADB मतलब एशिया विकास बैंक की, जिसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। याद रखना एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वह मनीला फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों आसियान मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का जो संघ है इसका हेडक्वार्टर स्थित है जकार्ता इंडोनेशिया में। अगला है दोस्तों नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें सार्क का, तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वह काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगली हम बात करते हैं दोस्तों यूनेप मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। अगला है दोस्तों इंटरपोल।
इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस लेआउस में स्थित है। अगली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन की, जिसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही यहाँ पे हम बात करें ओपेक मतलब पेट्रोलियम उत्पादक देशों का जो संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मतलब OECD का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर स्थित है, तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। बात करें दोस्तों यूनेस्को के हेडक्वार्टर की, तो यह पेरिस में स्थित है और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। इसके प्रमुख संगठन की बात करते हैं, ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, जिसका हेडक्वार्टर याद रखना है वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव मतलब IPO को किस कंपनी के लिए लॉन्च किया है। दोस्तों यह लॉन्च किया है LIC के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो भारतीय इतिहास का जो सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब SI के लिए लॉन्च हुआ है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव प्राइस बैंड दोस्तों 902 से 949 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। अभी तक दोस्तों लिस्ट हो चुके शेयरों में सबसे बड़ा IPO पेटीएम का था। यहाँ पे हम बात करें पेटीएम के IPO की, तो दोस्तों यह $2.46 बिलियन का था। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको IPO का एक मतलब बता देता हूँ कि एक कंपनी जब अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है, इसे ही दोस्तों IPO मतलब प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बन गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तरुण कपूर, और अब तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार होंगे, और आप देख सकते हो ये है तरुण कपूर। साथ ही दोस्तों तरुण कपूर ने किसका स्थान लिया है, तो अमित खरे का स्थान इन्होंने लिया है। तो नए सलाहकार कौन बन गए हैं, तरुण कपूर बन गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों भारत की जो रैंक है वह इस इंडेक्स में 150वीं रही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो विदाउट बॉर्डर से द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत दोस्तों 150वें स्थान पर रहा है। पिछले साल दोस्तों भारत की अगर बात करें तो 142वें स्थान पर रहा था, और अब फिसल कर दोस्तों 150वें स्थान पर आ गया है। भारत के अन्य पड़ोसी देश की जो रैंकिंग है दोस्तों वह काफ़ी गिरी है। यहीं पे हम बात करें पाकिस्तान की, जो कि 157वें स्थान पर रहा है, श्रीलंका 146वें और बांग्लादेश 162वें स्थान पर, और म्यांमार दोस्तों 176वें स्थान पर रहा है। यह रैंकिंग दोस्तों कुल 180 देशों की जाती है, जिसमें से भारत की जो रैंक है वो 150वीं है। याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 150वीं। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन को दोस्तों उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष 1 मई को उज्ज्वला योजना बनाने उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की इन्हीं उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोस्तों 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबर कप 2022 कहां पर शुरू हुआ है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वह हुई है बैंकॉक थाईलैंड में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबर कप 2022 खेल का जो आयोजन है वह बैंकॉक थाईलैंड में शुरू हुआ है। विश्व बैडमिंटन में थॉमस कप पुरुष चैंपियनशिप के लिए और थॉमस और उबर कप महिला चैंपियनशिप के लिए होता है। दोनों प्रतियोगिताओं में दोस्तों 16 टीमें भाग ले रही हैं। यह थॉमस कप का 32वां संस्करण है और उबर कप का दोस्तों यह 29वां संस्करण है। याद रखना दोस्तों थॉमस कप का 32वां और उबर कप का 29वां संस्करण है। इसका जो आयोजन स्थल है वो याद रखना बैंकॉक थाईलैंड में है।
तो याद रखना आपको कि बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप और उबर कप 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पर शुरू हुआ है दोस्तों, तो बैंकॉक थाईलैंड में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में खोली जाएगी। दोस्तों इसे खोला जाएगा उड़ीसा राज्य में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आदिवासी आबादी के स्वास्थ्य पर अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य वेधशाला होगी, जो कि उड़ीसा में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक विश्लेषण करने में मदद करेगा। दोस्तों मो स्कूल अभियान की चेयरपर्सन सुष्मिता बागची ने आदिवासी परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण शुरू किया है। आदिवासी समुदाय के लिए यह अपनी तरह का पहला व्यापक सर्वेक्षण होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत की जो पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला है यह किस राज्य में खोली जाएगी, तो उड़ीसा राज्य में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इसरो किस वर्ष शुक्रयान-1 भेजेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसरो शुक्रयान-1 को 2024 में भेजने वाला है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। इसरो ने दोस्तों 4 मई को बताया कि देश के पास शुक्र पर मिशन भेजने की क्षमता भी है। तो हमारा देश भारत दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए दोस्तों शुक्रयान-1 को भेजने वाला है। यह यान सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह की परिक्रमा करते हुए अध्ययन करेगा। इसरो के अध्यक्ष दोस्तों एस सोमनाथ ने बताया है कि मिशन की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है यह बन गई है तथा जरूरी फंड जुटा भी लिया है। तो भारत ने दोस्तों साल 2017 में शुक्रयान-1 की मिशन की जानकारी दी थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2, 2024 में भेजने वाले शुक्रयान-1। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं इसरो की, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की बात करें तो यह 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। संस्थापक विक्रम साराभाई है। अध्यक्ष की बात करें तो यह एस सोमनाथ है। और पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो यह विक्रम साराभाई थे। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस रो से जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। यह बनी है दोस्तों प्रियंका मोहिते। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते 5 मई को कंचनजंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर की चढ़ाई करने के बाद 800 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कंचनजंगा है और ये माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद सबसे ऊंची चोटी भी है। तो यहाँ पे याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड 2022 किसने जीता है। दोस्तों इस खिताब को जीत लिया है सेसिल नदजेबेट कैमरून ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, सेसिल नदजेबेट कैमरून ने। तो मैं आपको बता दूं कि कैमरून की कार्यकर्ता सेसिल नदजेबेट ने वनों के संरक्षण और उन पर दोस्तों निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए वंगारी माथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड 2022 को जीता है। वंगारी माथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने जंगलों को संरक्षित, पुनर्स्थापित और स्थायी रूप से प्रबंधित करने में मदद की है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, तो कैमरून के सेसिल नदजेबेट को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का जो इस्तेमाल है वह दोस्तों विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है। यह बनी है दोस्तों इंडिगो एयरलाइन। तो दोस्तों गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इंडिगो एयरलाइन की यहाँ पे हम अगर दोस्तों बात करें तो यह मैं आपको बता दूं कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करने वाला भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। दोस्तों यहाँ पे हम इंडिगो एयरलाइन की बात कर रहे हैं जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसके चेयरमैन कौन है, तो दामोदरन, और सीईओ कौन है दोस्तों, तरुणा दत्ता है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इंडिगो एयरलाइन से जो आपको याद रखना है। दोस्तों आपके लिए कि कैनेस फिल्म फेस्टिवल किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। कंट्री ऑफ
ऑनर चुना है वह हमारे देश भारत को चुना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों इस साल यह फेस्टिवल 17 मई से 28 मई 2022 तक आयोजित किया जाएगा और यह पहली बार है जब फेस्टिवल में ऑनर ऑफ कंट्री किया जा रहा है। इस साल से शुरू हुई दोस्तों इस नई परंपरा को भविष्य में होने वाली फिल्म फेस्टिवल के संस्करणों में भी रखा जाएगा। और इस साल दोस्तों दीपिका पादुकोण को कैनेस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के तौर पर चुना गया है। तो याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, भारत को कैनेस फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर के लिए चुना गया है। फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है दोस्तों वह किसने जीता है? दोस्तों इस खिताब को जीत लिया है मैक्स वेरस्टेपेन ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला 1 रेस में मैक्स वेरस्टेपेन जो कि रेड बुल नीदरलैंड के खिलाड़ी है, इन्होंने दोस्तों चार्ल्स लेक्लर को हराकर, जो कि फेरारी मोनाको के खिलाड़ी है, इनको हराकर मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। यह दोस्तों 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 5वां दौर था। मैं आपको बता दूं इसका जो आयोजन स्थल है वो कहाँ पर है, तो फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है, तो मैक्स वेरस्टेपेन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, जो कि दोस्तों रेड बुल के खिलाड़ी है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध संतूर वादक का हाल ही में निधन हो गया है? तो निधन हो गया दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा का जो जन्म है वह 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ था। संतूर दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक लोक वाद्य यंत्र था जिसे इंटरनेशनल फेम दिलाने का जो श्रेय है वह पंडित शिव कुमार शर्मा को जाता है। इन्होंने दोस्तों 1955 में महज 17 साल की उम्र में पंडित शिव कुमार शर्मा ने मुंबई में संतूर वादन का अपना पहला शो किया था। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी की। तो यहाँ पे कुछ रिलेटेड इनसे पुरस्कार देख लेते हैं। तो इनको दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी 1986 से नवाजा गया था। साथ ही पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें 1991 में सम्मानित किया गया था और पद्म विभूषण से दोस्तों इनको 2001 में सम्मानित किया था। तो याद रखना दोस्तों कि प्रसिद्ध संतूर वादक जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 कब मनाया गया है? दोस्तों यह मनाया गया है 8 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जिसे वर्ल्ड रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट डे के रूप में जाना जाता है दोस्तों यह प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुटेंट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं वर्ष 2022 के हम यहाँ पे थीम की बात करें तो ये है दोस्तों बी ह्यूमन काइंड, ये इस वर्ष की थीम है जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 8 मई को हर वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? यह बन गई है दोस्तों कामी रीता शेरपा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। याद रखना कामी रीता शेरपा 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इनका जो संबंध है दोस्तों वो कौन से देश से, तो नेपाल से है। तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल के कामी रीता शेरपा रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। कामी रीता शेरपा ने दोस्तों पहली बार 13 मई 1994 को माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की। तो दोस्तों इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वह कौन सी है, तो यह माउंट एवरेस्ट है। यहीं पे हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह कितनी है, तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। किस हिमालय चोटी को दोस्तों सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो यह दोस्तों माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वह किसके नाम पर रखा गया था, तो यह नाम है दोस्तों सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यह दोस्तों एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे।
याद रखना कौन कौन थे, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 कामी रीता शेरपा, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों की बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों इसे शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है। इस योजना के तहत दोस्तों 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और मेडिकल IIT IIM जैसे संस्था में दाखिला लेने पर सरकार इनकी पूरी फीस देगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की, जिसकी राजधानी है भोपाल। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के गवर्नर है दोस्तों मंगू भाई पटेल। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य से जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की पूरम उत्सव मतलब पूरम फेस्टिवल दोस्तों किस राज्य में शुरू हुआ है। इसकी जो शुरुआत की गई है दोस्तों वो केरल राज्य में शुरू हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं कि 9 मई को त्रिशूर के वड़क्कुमनाथ मंदिर में पूरा विलाम्बरम का आयोजन किया गया है। दोस्तों पूरा विलाम्बरम वह अनुष्ठान है जो पूरम त्यौहार की शुरुआत का प्रतीक है। परंपरा के अनुसार कुटुटूर से देवी नेथलकावी भगवती की मूर्ति को लेकर एक हाथी वड़क्कुनाथ मंदिर पहुंचा। दोस्तों हाथी 36 घंटे के उत्सव की शुरुआत को चिन्हित करते हुए मंदिर के दक्षिणी दरवाजे से निकला था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पूरम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है, तो केरल राज्य में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों यून सुक एवल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यून सुक एवल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो मून जे इन का स्थान लिया है। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया स्थित है एशिया महाद्वीप में। दक्षिण कोरिया की राजधानी है दोस्तों सियोल और यहाँ की जो करेंसी है वह दक्षिण कोरियाई वॉन है। साथ ही मैं आपको बता दूं दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो यह किम ब्यू क्यूम है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो यह यून सुक योल बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 यून सुक योल। क्वेश्चन है दोस्तों कि एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। यह चुना गया दोस्तों हमारे देश भारत को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनीला फिलीपींस की राजधानी में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की हाल ही में हुई बैठक के दौरान भारत को 2022-24 के लिए AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मैं आपको बता दूं कि उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास की अध्यक्षता में भारत के चुनाव आयोग के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में दोस्तों भाग लिया है और इससे पहले दोस्तों भारत 2011 से 13 तक और 2014 से 16 तक अध्यक्ष रहा था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो मतलब हमारे देश भारत को चुना गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है। दोस्तों इसे खुला गया है मुंबई महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों मुंबई के हाजी अली में भारत का पहला बायोगैस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। इस नए चार्जिंग स्टेशन का जो उद्घाटन है वह महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने इसका शिलान्यास किया है। यह बायोगैस दोस्तों आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन चार्जिंग स्टेशन स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को भी चार्ज करेगा। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि भारत का जो पहला जैविक कचरे से चलने वाला जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है यह कहाँ पर खुला है दोस्तों, तो मुंबई महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन हो गया है। दोस्तों इनका जो संबंध है वह किस राज्य से था, तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो ये है दोस्तों
पंडित सुखराम, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपना जो राजनीतिक सफर है वह 1963 से शुरू किया था। 5 बार यह राज्य विधानसभा चुनाव जीता है और इन्होंने 3 बार संसदीय चुनाव भी जीता है। मैं आपको बता दूं कि नरसिम्हा राव की सरकार में वर्ष 1993 से 1996 तक देश के टेलीकॉम मिनिस्टर भी रहे हैं। के पद पर रहते हुए दोस्तों भ्रष्टाचार करने के लिए अदालत ने इन्हें वर्ष 2011 में 5 साल की जेल सजा सुनाई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो पंडित सुखराम जी है, इनका जो संबंध है दोस्तों वह किस राज्य से था, तो हिमाचल प्रदेश से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों राजीव कुमार। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है राजीव कुमार, जिन्हें भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है और वे 15 मई को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी। कानून मंत्री ने दोस्तों ट्वीट में लिखा था कि संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति ने राजीव कुमार जी को 15 मई 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 राजीव कुमार। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों यह मनाया गया था 12 मई को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दुनिया भर में 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जिन्हें मॉडर्न नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है। उनके जन्म दिवस के मौके पर दुनिया भर की सभी नर्सों का सम्मान करने और उनके परिश्रम और सेवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 2022 की थीम की, तो यह है दोस्तों ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। यह इस वर्ष की थीम है जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो यह 12 मई को मनाया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों रानिल विक्रमसिंहे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है रानिल विक्रमसिंहे। दोस्तों रानिल विक्रमसिंहे श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। रानिल विक्रमसिंहे ने दोस्तों महेंद्र राजपक्षे का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो राजधानी है दोस्तों वह श्री जयवर्धनपुरे कोटे है। श्रीलंका की करेंसी की बात करें तो यह रुपया है और राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो गोतबाया राजपक्षे है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है श्रीलंका से जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है दोस्तों वह कहाँ पर शुरू हुआ है। इसका आयोजन शुरू हुआ है इस्तांबुल तुर्की में। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वह इस्तांबुल में हुआ है। इस आयोजन में रिकॉर्ड 93 देशों के 400 अधिक मुक्केबाज भाग लेंगे, जो इस प्रतिष्ठित आयोजन की दोस्तों 20वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है। मैं आपको बता दूं इसका आयोजन स्थल है इस्तांबुल तुर्की। और साथ ही आपको याद रखना है कौन सा संस्करण आयोजित किया है, तो 20वां। याद रखना है आपको कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन इस्तांबुल तुर्की में शुरू हुआ है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं IBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, जिसकी स्थापना 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों उमर नजरोविच क्रेमलेव हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वह कहाँ पर शुरू हुआ है। इसका आयोजन शुरू हुआ है दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों 12वीं सीनियर महिला और राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का जो खेल का आयोजन है वो भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और इस प्रतियोगिता में दोस्तों कुल 27 टीमें हिस्सा ले रही है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3 भोपाल मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है, तो यह भोपाल है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वह शिवराज सिंह चौहान है। और साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ के जो गवर्नर है
वह कौन है दोस्तों? तो मंगू भाई पटेल है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है मध्य प्रदेश से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 को जारी किया है? दोस्तों इसे जारी किया है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक 52 देशों के करीब 19 करोड़ लोगों को साल 2021 में खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। यहीं पे साल 2020 की तुलना में देखें तो दोस्तों यह संख्या दोस्तों 4 करोड़ अधिक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस संस्था ने दोस्तों खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज किस देश में बनाया जाएगा? दोस्तों इसे बनाया गया है वियतनाम में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों बाक लॉन्ग ब्रिज चीन के ग्वाडोंग में 526 मीटर लंबे ब्रिज को अब पछाड़कर दुनिया का जो सबसे लंबा ब्रिज बन गया है। मैं आपको बता दूं इसकी जो लंबाई है वह लगभग 2000 फीट है और इसका नाम दोस्तों बाक लॉन्ग ब्रिज है। यह ब्रिज दोस्तों वियतनाम के नॉर्थ वेस्ट सन लॉ में स्थित है और यह वियतनाम का तीसरा कांच वाला ब्रिज है। तो आपको याद रखना है कि वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज बनाया गया है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? यह पदभार ग्रहण किया दोस्तों संजीव कपूर ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो एयर मार्शल संजीव कपूर वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्त करता है। नियुक्ति से पहले दोस्तों वह नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट थे और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 1985 में एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन किया था। तो याद रखना आपको कि भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो संजीव कपूर ने। और यहाँ साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें भारतीय सेना दिवस की तो यह दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है और साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है सेनाओं से जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस सुरक्षा बल ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक विशेष अभियान चलाया है? यह चलाया दोस्तों RPFS ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए 25 दिन का विशेष अभियान ऑपरेशन सतर्क चलाया है। इस अभियान को दोस्तों शुरू करने का उद्देश्य अवैध शराब, अवैध तंबाकू उत्पादों, सोने व नकदी और कीमती वस्तुओं की तस्करी को रोकना है। RPFS की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मतलब रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की, जिसके महानिदेशक दोस्तों संजय चंदर है और रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? तो यह कुमार अश्विनी वैष्णव है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से। तो याद रखना दोस्तों कि RPFS सुरक्षा बल ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया है। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर खोला गया है? दोस्तों इसे खोला गया है हैदराबाद में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में खोला गया है। दोस्तों यह हब फार्मा क्षेत्र में फ्लो केमिस्ट्री तकनीकों के अधिक समावेश के साथ साथ सक्रिय फार्मा अवयवों के निर्माण के लिए निरंतर संश्लेषण को अपनाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर खोला गया है? तो हैदराबाद में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। कि रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति रेपो रेट को दोस्तों 4% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति रेपो रेट जो रेट है इसको दोस्तों बढ़ाकर 4% से 4.40% कर दिया है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक
इस रेपो रेट को तय करती है। रेपो रेट की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यह दोस्तों वह रेट होता है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को कर्ज मतलब लोन देता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में दोस्तों आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो यह शक्तिकांत दास है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है 4.40% रेपो रेट है वर्तमान में। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह सम्मानित किया दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जी ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार प्रदान किया है। असम अपनी असाधारण सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाला 10वां राज्य है। दोस्तों अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार असम के 23 जिलों से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को पहले ही हटा चुकी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अमित शाह जो कि वर्तमान में गृह मंत्री है दोस्तों, इन्होंने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट कलर्स की, तो राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। और अब तक दोस्तों महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और त्रिपुरा को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है। याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? यह रखा है दोस्तों श्रीलंका ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों चक्रवात आसानी 8 मई 2022 की सुबह बंगाल की खाड़ी में बना और इसका जो प्रभाव है वह भारत के पूर्वी तट पर देखने को मिला है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों आसानी शब्द की, जिसका मतलब जो क्रोध या गुस्से के लिए इस्तेमाल होता हो। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो आसानी नाम है यह श्रीलंका ने दिया है। यह दोस्तों सिंहली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जो क्रोध या गुस्से के लिए इस्तेमाल होता हो। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में आदि महोत्सव 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों मंडला मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय जनजाति उत्सव है तथा जनजाति कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ की संयुक्त पहल है। इसकी जो शुरुआत है वह वर्ष 2017 में की गई थी और तब से इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का दोस्तों उद्देश्य की बात करें तो आम लोगों को एक ही स्थान पर आदिवासी के समृद्ध और विविध शिल्प तथा संस्कृति से परिचित कराना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हाल ही में जो आदि महोत्सव 2022 है दोस्तों, इसका जो शुरुआत है वह कहाँ पर हुआ है, तो मंडला मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो विश्व थैलेसीमिया दिवस है यह प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों थैलेसीमिया एक आनुवांशिकी रक्त रोग है। थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों दोस्तों में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन होता है और इस रोग के कारण आरबीसी की जो आयु है वह केवल 20 दिनों तक ही रहती है। यहाँ पे हम बात करें विश्व थैलेसीमिया दिवस 2022 के थीम की, तो ये है दोस्तों बी अवेयर शेयर केयर, मतलब वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। यह इस वर्ष की थीम है। तो याद रखना आपको कि विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का जो आयोजन है दोस्तों वह कहाँ पर शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत हुई है जर्मनी में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय निशाने खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वह जर्मनी के सुअल में शुरू हुआ है। सुअल मीट इस साल जूनियर निशानेबाज के लिए पहला बड़ा इवेंट है। इसमें पिस्टल, राइफल और शॉटगन तीनों कैटेगरी में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वह कहाँ पर शुरू हुआ है, तो जर्मनी में।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 11 मई को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1998 में देश ने पोखरण परमाणु का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। पोखरण परीक्षण दोस्तों भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण है, जो 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया गया था। वर्ष 2022 के हम थीम की बात करें तो ये है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। यह इस वर्ष की थीम है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह 11 मई को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 से कितने भारतीय फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया दोस्तों 4 भारतीय फोटोग्राफर को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है 4 भारतीय फोटोग्राफर जिनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों रॉयटर्स समाचार एजेंसी के 4 भारतीय फोटोग्राफरों की एक टीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जिनके नाम है दोस्तों अदनान आबिदी, सना इरशाद महू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी को दोस्तों मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनको यह पुरस्कार भारत में कोविड-19 संकट के कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर ने की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 से कितने भारतीय फोटोग्राफर को सम्मानित किया है? तो 4 भारतीय फोटोग्राफर को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2।